गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया कि हमने जो 5 फेमस पर्सनालिटीज़ थे उनके इंटरव्यू के बारे में क्या विचार है वो हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी.एस. नायपॉल को हम लोगों ने देखा, लेविस कैरोल को हम लोगों ने देखा, रुडयार्ड किपलिंग को हमने देखा। नेक्स्ट मार्क ट्वेन के ऊपर जो इन्होंने जो कटाक्ष किया था, कमेंट किया था, उनका इंटरव्यू लिया था। H.G. वेल्स को हमने देखा, सॉल बैलो के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो पढ़ चुके थे कल। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में होता क्या है कि मुकुंद और अम्बर्ट इको के बीच में वहाँ पे डिस्कशन चलता है। जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। ये किसके द्वारा कहा गई ये चीज़? अम्बर्ट इको के द्वारा कही गई। क्या कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडेज को नॉवेल्स लिखता हूँ। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्ट इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन। यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है वो कौन होता है? मुकुंद पद्मनाभन जो है वो यहाँ पे इंटरव्यूअर होते हैं। और इंटरव्यू लिया किसका जाता है? अम्बर्ट इको का। नेक्स्ट कि यहाँ पे जो हमारा ये एक्सट्रैक्ट है जो आगे हम जो पढ़ेंगे वो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। किससे? अम्बर्ट इको का जो इंटरव्यू लिया गया था किसके द्वारा? मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा, फ्रॉम द हिंदू। और मुकुंद पद्मनाभन जो है वो कौन से न्यूज़पेपर से रिलेट करते थे? द हिंदू से। अम्बर्ट इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गना। और अम्बर्ट इको जो थे वो बोल्गना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। और यूनिवर्सिटी कहाँ की थी? इटली में थी। इटली की बोल्गना यूनिवर्सिटी में अम्बर्ट इको एक प्रोफेसर थे। had already acquired a formidable reputation। formidable means क्या होता है यहाँ पे? तो formidable means होता है क्या? impressive हम लोग कह सकते हैं। तो उनकी पहले ही जो छवि थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थी। रेपुटेशन क्या होता है? फेम, यानी कि वो प्रभावशाली प्रसिद्धि वाले व्यक्ति थे। फॉर हिज आइडियाज ऑन सैमोकेट्स। सैमोकेट्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साइंस। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ साइंस। साइंस मतलब क्या? कि जो चिन्ह होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनका विज्ञान, जो उनकी स्टडी होती है, उनका जो अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेडी। बोल्गना इन इटली हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड एन फॉर्मेडेबल रेपुटेशन। और उन्होंने क्या कि संकेत भाषा के लिए और आगे क्या? लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है कि साहित्यिक व्याख्यान एंड मेडिवियल एस्थेटिक। और मेडिवियल क्या? इन मिडल एजेस, जो मध्यकालीन है। एस्थेटिक्स मीन्स क्या? द स्टडी ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी की जो स्टडी है वो करना क्या कहलाता है? एस्थेटिक कहलाता है। एंड बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, कि मुकुंद पद्मनाभन जो है वो क्या थे कि उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त की थी। किससे रिलेटेड? कि उन्होंने संकेत भाषा का, साहित्यिक व्याख्यान का, मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में अपने विचारों के लिए विद्वान के रूप में बहुत ही ज़्यादा वो फेमस काफ़ी हो चुके थे। नेक्स्ट है लिटरेरी फिक्शन। अच्छा, इसके आगे है उसके बाद, यानी कि इन सब चीज़ों में महारत हासिल करने के बाद, सैमोकेट्स के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में, मेडिवल एस्थेटिक में, इन सब में जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना रुख किस तरफ किया? जो है फिक्शन की तरफ किया। अब फिक्शन क्या होता है? तो फिक्शन होता है, यहाँ पे हम नॉवेल्स लिख सकते हैं, लेकिन किस तरह के नॉवेल्स? जो कि इमेजनरी नॉवेल्स होते हैं उनको बोला गया है। यानी कि सिर्फ जरूरी नहीं कि फिक्शन में सिर्फ नॉवल ही आए, चैप्टर्स भी आ सकते हैं।
मीन्स जो इमेजनरी स्टोरीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्शन बोलते हैं। कि इससे पहले नॉवल की तरफ वो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उनका इंटरेस्ट इन जो एरियाज में वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। नेक्स्ट है लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, essays, children's books, newspaper articles. His written output is strikingly large and wide-ranging in 1980. He required the equivalent of intellectual superstardom. अब यहाँ पे equivalent means क्या होता है, equal to। नेक्स्ट है उसके बाद सुपरस्टारडम मीन्स क्या, हाईएस्ट फेम। विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और उसके बाद यानी कि इतनी सारी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद उनका जो ध्यान है वो साहित्य की तरफ गया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या लिखा, लिटरेरी फिक्शन लिखे यानी कि साहित्यिक कथाएं लिखी। एकेडमिक टेक्स्ट क्या होते हैं, जो हमारी ये बुक्स हैं यानी कि जो हमारे क्लास में 12th में लगी हुई हैं, चाहे 10th में लगी हुई हैं, चाहे 9th में लगी हुई हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक हम लोग बोलते हैं। और एकेडमिक क्या, जो कि क्लास से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट बोलते हैं हम उनको। तो जो शिक्षा से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट एसेज, जो निबंध, चिल्ड्रंस बुक, बच्चों के लिए जो चिल्ड्रंस बुक, बच्चों के लिए जो किताबें हैं वो उन्होंने लिखी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, चिल्ड्रंस। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रंस मतलब चिल्ड्रन के लिए या चिल्ड्रन की बुक्स, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जहाँ पे भी लग जाता है इट मीन्स क्या, कि मैं लिख दूँ कि मोहन्स कार, इसका मतलब मोहन की कार। लेकिन यदि हम बिना अपोस्ट्रोफी के चिल्ड्रन के साथ एस लगा देते हैं तो ये गलत होता है, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, किसका, चाइल्ड का। चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। तो जो ऑलरेडी प्लूरल है तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है वो करेक्ट है। लेकिन आप जो कई बार बोल देते हैं चिल्ड्रंस तो वो गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है और उसका और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी और क्या, अखबार के लिए आर्टिकल्स उन्होंने लिखे। हिज रिटन आउटपुट इज स्ट्रेंजिंगली लार्ज, और उनका जो उन्होंने लिखा मीन्स क्या, जो कुछ भी, चाहे जो भी वर्क उन्होंने लिखे वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े तथा असीमित थे। स्ट्रेंजिंगली मीन्स सरप्राइजिंगली, वाइड रेंजिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो है ब्रॉड एरिया वाले। नेक्स्ट है इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ द रोज। और 1980 में जब उन्होंने नेम ऑफ द रोज का पब्लिकेशन करवाया तो नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के साथ साथ उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्या होता है, यानी कि आध्यात्मिक, बौद्धिक हम जिसको कह सकते हैं, तो उनको बौद्धिक महानता भी उन्होंने प्राप्त कर ली। जब उन्होंने नेम ऑफ द रोज लिखी उस समय पे, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी यानी कि नेम ऑफ द रोज की लगभग 10 मिलियन से भी अधिक कॉपीज बिक चुकी थी। अब देखें यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मुकुंद के बारे में, कि जो हम आगे पढ़ रहे हैं ये मुकुंद के द्वारा इंटरव्यू लिया गया है। किसका इंटरव्यू लिया गया है, अम्बर्ट इको का इंटरव्यू लिया गया है। जो हमारे अम्बर्ट इको है वो प्रोफेसर है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना इटली में। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे सैमोकेट्स पे जो है प्रसिद्धि हासिल की, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन पे, मेडिवल एस्थेटिक पे उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। उसके बाद वो फिक्शन की तरफ, राइटिंग फिक्शन की तरफ मुड़े। उसके साथ फिक्शन में भी यानी कि बुक्स में भी उन्होंने क्या क्या लिखा, तो लिटरेरी फिक्शन लिखा, एकेडमिक टेक्स्ट भी उन्होंने लिखे, एसेज भी लिखे, चिल्ड्रंस की बुक भी लिखी, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिखे। यानी कि उनका जो लिखने का जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड था, यानी कि हर प्रकार की जो किताबें हैं वो अम्बर्ट इको ने लिखी। उसके बाद 1980 में उन्होंने क्या,
एक बहुत ही बड़ी जो बौद्धिक सफलता उन्होंने हासिल की, और वो भी किसके जरिए, द नेम ऑफ द रोज के जरिए, जिसके कि लगभग 10 मिलियन कॉपीज जो थी वो बिक चुकी थी। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई वो क्या क्या थी। मुकुंद, द नॉवलिस्ट एंड academic David Lodge once remarked, I cannot understand how one can do all these things he does. कि मुकुंद ने कहा कि भाई जब मैं एक बार मिलने गया, किससे मिलने गया, डेविड लॉज से जब मैं मिलने के लिए गया, तो डेविड लॉज ने मुझे क्या कहा कि डेविड लॉज के बारे में सबसे पहले मुकुंद बताते हैं कि जो कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, यानी कि एक इंग्लिश नॉवल लिखने वाले हैं, और अकेडमी की यानी कि एक शिक्षा शास्त्री भी हैं। तो उन्होंने आपके बारे में क्या कहा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो आई प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए, डेविड लॉज के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं नहीं जान पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ क्या, हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो ही यहाँ पे यूज हुआ है किसके लिए, इको के लिए, कि कैसे कोई व्यक्ति इतने सारे काम एक साथ कर सकता है जितने की इको करता है। मतलब क्या कि भाई वो एकेडमिक भी लिखता है, वो टेक्स्ट बुक भी लिखता है, वो बच्चों के लिए भी लिखता है, वो लिटरेरी फिक्शन भी लिखता है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी लिखता है। तो ऐसे कोई इतना जो है इतना सारे काम कैसे एक साथ कर सकता है, क्योंकि जो भी राइटर हैं वो पर्टिकुलर एक एक्सपेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो स्टोरी राइटिंग है, चाहे वो फिक्शन है। लेकिन मुकुंद जो है वो हर जो है एक्सपेक्ट को छूते हैं और उस हर एक्सपेक्ट में वो महारत भी हासिल करते हैं। अम्बर्ट इको जो है ये उनके जो इंटरव्यू है उस इसी क्वेश्चन से उनके इंटरव्यू की शुरुआत होती है। किसके, मुकुंद जो है वो क्वेश्चन करता है, और किससे क्वेश्चन करता है, अम्बर्ट इको से। अम्बर्ट इको यहाँ पे आंसर देते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि अम्बर्ट इको कहते हैं कि हो सकता है मेरे तौर तरीकों से ऐसा लगता हो कि मैं बहुत से काम कर रहा हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लेकिन अंत में मैं बस यही बात मानता हूँ कि मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं सदा एक ही काम करता रहा हूँ। मुकुंद कहता है विच इज, कि कौन सा काम। अम्बर्ट इको जो है वो मुकुंद के क्वेश्चन का आंसर देते हैं क्या, ओ नाउ इट इज डिफिकल्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अम्बर्ट इको जो है वो कहते हैं क्या, कि ये समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। फिलोसॉफिकल क्या होते हैं, रिलेटेड टू फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से संबंधित, यानी कि मेरी कुछ इंटरेस्ट है किससे रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड है। एंड आई परस्यू देम, परस्यू मीन्स क्या होता है, कैरी ऑन, कैरी ऑन। I pursue them through my academic work and my novels। और मैं उन्हीं philosophical interest को मैं क्या करता हूँ कि अपने जो academic work है, अपनी शिक्षा से संबंधित जो मेरे काम हैं, मेरे उपन्यास के माध्यमों से मैं पूरा करता हूँ। कौन से इंटरेस्ट को, philosophical इंटरेस्ट को। Even my books for children are about non-violence and peace। यहाँ you see कि आप खुद देख सकते हैं क्या, कि मेरी जो किताबें हैं, जो मेरी बुक्स हैं जो मैं लिखता हूँ, उन जो कि स्पेशली किसके लिए, बच्चों के लिए जो मैं किताबें लिखता हूँ, उन किताबों में हमेशा ही क्या होती है, अहिंसा और शांति के बारे में बातें उनमें लिखी होती है। द सेम बंच ऑफ एथिकल, एथिकल मीन्स क्या होता है, मोरल, ethical means moral and philosophical interests। और क्या कि और अब देखते हैं क्या कि वही जो एथिक, वही जो मेरे मूल्य हैं, क्या वही जो मेरी अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो मेरे मोरल हैं, जो मेरी नैतिक मूल्य हैं, और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट जो मेरी दर्शन शास्त्र से संबंधित रुचियां हैं, वो सभी की सभी मेरे नॉवेल्स में दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है,
थोड़ा सा मैं ये पढ़ा देती हूँ, फिर पूरा पेज जो है वो मैं आपके लिए सम अप कर दूंगी। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरा एक रहस्य है। डिड यू नो वट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? एलिमिनेट क्या होता है? रिमूव। From the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. Fist क्या होता है? जो हम मुट्ठी बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं द हैंड विद फिंगर्स कॉल्ड इन। अंदर की तरफ जब हमारी उंगलियां जो है वो बंद होती है तो उसको हम फिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है? तो फर्स्ट तो मैंने इस वाले पेज पे आपको बता दिया था कि इंटरव्यू जब मुकुंद के बारे में बताया जाता है, जो अम्बर्ट इको है वो अपने बारे में बताते हैं कि कैसे वो इतने सारे वर्क करते हैं। अब सबसे पहले मुकुंद फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करता है डेविड लॉज का नाम लेते हुए कि वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कैसे एक ही व्यक्ति इतने सारे जो चीज़ हैं उनमें परफेक्ट हो सकता है। अम्बर्ट इको कहता है भाई मैं तो एक ही काम करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मेरे तौर तरीकों से लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं बहुत सारे वर्क कर लेता हूँ। अम्बर्ट इको जो है, मुकुंद कहता है कि ठीक है कौन से काम, तो अम्बर्ट इको जो है वो कहता है कि ये समझाना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं तो जो भी वर्क करता हूँ उसमें अपना फिलोसफिकल इंटरेस्ट जो है उसको लगाने की कोशिश करता हूँ, उसी रुचि से, यानी कि अपने दर्शन शास्त्र वाली रुचि से उन काम को करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं अगर बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ तो उस कंडीशन में मैं उनके लिए क्या लिखूँगा कि अहिंसा और क्या जो पीस है, शांति है, उसके बारे में मैं बच्चों के लिए किताबें लिखूंगा। उसके बाद जो मुकुंद है वो कहते हैं कि एक मेरा सीक्रेट भी है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? कि जैसा डिड यू नो व्हाट विल हैपन, कि तुम जानते हो, क्या जानते हो कि क्या होगा यदि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी खाली जगह हैं उनको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम हैं, क्योंकि सभी को पता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हैं। और एटम्स के अंदर जो है कुछ ना कुछ खाली स्पेस भी होता है। यदि हम क्या करें कि उन एटम्स में से यदि जो खाली स्पेस है उसको भी हटा दें तो पूरा यूनिवर्स कितना छोटा बन जाएगा? बिल्कुल इतना कि आराम से मेरी मुट्ठी में समा जाए। अब ये यहाँ पे क्यों कहते हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। अब उन्होंने कहा कि देखिए जैसे पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे एटम से हर चीज़ें जो है वो बनी हुई है। ब्रह्मांड में से हम सारी खाली जगह को निकाल दें, जितने भी एटम्स हैं उनमें से खाली जगह को निकाल दें तो क्या होगा कि पूरा ब्रह्मांड बहुत ही छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि आराम से मुट्ठी में समा सके। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। आई कॉल देम इंटरसेटिक्स। इंटरसेटिक्स मीन्स क्या होता है? इंटरवल्स। इंटरवल्स मूवी में होता है ना इंटरवल्स, मतलब क्या? थोड़ा सा गैप, अंतराल जिसको हम कहते हैं। कि सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। बिल्कुल जैसे ब्रह्मांड में इतनी सारी खाली जगह हैं, इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी खाली जगह हैं। और उसके बाद अम्बर्ट इको कहते हैं, मैं उनको क्या कहता हूँ? इंटरस्टैटिक्स कहता हूँ। मीन्स क्या? कि मैं उन्हें अंतराल कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन द एलिवेटर। एलिवेटर समझते हैं? लिफ्ट। एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। कि सोचो कि आप एक लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर आ रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टेस। ये क्या कहलाता है? इंटरस्टेस कहलाता है। मीन्स एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली जगह कहलाता है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। इसका यहाँ तक कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसने कहा कि पूरे संसार में बहुत सारी खाली जगह हैं,
यदि हम उसको निकाल दें तो बहुत ही छोटा जो हमारे पास में यूनिवर्स है वो बच जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत ही सारे खाली जगह हैं, यदि हम उनका सही ढंग से उस खाली समय का इस्तेमाल करें, सही ढंग से उस खाली समय का यूज़ करें, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को जो है बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनको लेके बस हम हमेशा एक ही रोना रोते रहते हैं कि हमें समय नहीं मिला, नहीं तो हम ये कर लेते, हमारे पास समय होता तो हम वो कर लेते। तो यदि हम उस खाली जगह को क्या करें कि इस्तेमाल करें, उस खाली समय को इस्तेमाल करें, तो हम काफ़ी कुछ अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अंबर्ट इको कहते हैं कि जैसे तुम लिफ्ट से और मेरे जो है 3rd फ्लोर तक आओगे, तब तक मैं क्या करूं, या तो तुम्हारे लिए बैठ कर वेट करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या कि आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं तो इन खाली समय में काम करता हूं। while waiting for your elevator to come up from the 1st to 3rd floor, I have already written an article। उसके बाद जो मुकुंद है, अंबर्ट इको है, वो कहते हैं कि क्या कि मैं आपकी लिफ्ट के लिए, जबकि आप पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक आते हैं, जब तक मैं आपका वेट नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, वो क्या कहलाता है वो समय कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टैटिक्स कहलाएगा। लेकिन वो अंतराल नहीं है, मैं तब तक क्या कर दूंगा, एक आर्टिकल लिख दूंगा। तो यही कला है, अपना समय जो है वो किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और हमारी सफलता इसी पर आधारित होती है। तो ये बताया किसने, अंबर्ट इको ने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उन्होंने एटम्स वाला जो एग्जाम्पल है वो दिया है, क्योंकि एटम वाले एग्जाम्पल के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि भाई मैं कोई स्पेशल वर्क नहीं करता, मैं तो बस जो मेरे को जो खाली समय मिलता है उसमें मैं कुछ भी जो है नॉवल वगैरह जो अपने लिखता हूँ, जो बुक्स वगैरह है वो लिखता हूँ। नेक्स्ट, similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them intersticks. Say you are coming over my place, you are in elevator. Elevator means क्या होता है, lift. And while you are coming, I am waiting for you. This is an intersticks, an empty space. कि जब तक तुम जो है, इस सब को मैं क्या कहता हूँ, जैसे कि एक एटम में खाली जगह होती है, इस तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खाली जगह होती है, और मैं इन खाली जगहों को क्या कहता हूँ, इंटरस्टिक्स यानी कि अंतराल कहता हूँ। सोचो कि जब आप एलिवेटर में हैं, आप ऊपर तक आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय पे आपका वेट कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है, मैं उनको क्या कहता हूँ, एम्प्टी स्पेसेस यानी कि इंटरस्टिक कहता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इन खाली समय में ही, इन खाली जगहों पे ही, इन खाली समय में ही मैं काम कर लेता हूँ कि जब तक तुम एलिवेटर से, एलिवेटर मीन्स क्या, लिफ्ट, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। तो कहते हैं कि जब तक मैं तुम लोग का मैं वेट करूँ एलिवेटर से, जब तक तुम जो है मेरे 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, एक आर्टिकल लिख देता हूँ। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे समझाया है कि उन्होंने एटम वाला एग्जाम्पल क्यों दिया था, कि जैसे अगर हम अपने एटम वाले यानी कि खाली जगहों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत ही छोटा सा जीवन बच जाएगा हमारे काम करने के लिए। तो मीन्स जो भी हमें खाली समय मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, और उसमें जो है अपना अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, मुकुंद यहाँ पे कहते हैं क्या कि आपने ऐसा किया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरी वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। कि आपके जो नॉन फिक्शनल वर्क हैं और जो आपके स्कॉलरी वर्क हैं वो बड़े प्लेफुल तरीके से लिखते हो आप, और उनमें आपकी जो पर्सनल क्वालिटी है वो भी साफ तौर पे देखने के मिलती है। It is a marked departure from a regular academic style, which is invariable. Invariable क्या होता है, डिफरेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनवेरिएबल। नेक्स्ट है डिसपर्सनलाइज्ड, मीन्स क्या, ऑब्जेक्टिव एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। कि जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है, रेगुलर जो शिक्षा शैक्षणिक जो पढ़ाने का जो तरीका है
वो कभी कभार जो कंटेंट मिलते हैं तो वो कैसे कि कभी कभार बोरिंग भी होते हैं। हैव यू कॉन्सेंसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। उसके बाद मुकुंद पूछते हैं कि क्या आपने जानबूझकर एक अलग तरीका अपनाया है लोगों से किताबों को छापने का, या फिर क्या ये आपके अंदर नेचुरली ये टैलेंट आ गया है। अंबर्ट इको इसमें आंसर देते हैं कि ये बात उस समय की है जब मैं अपनी फर्स्ट डॉक्टरल डिस्ट्रेशन क्या होता है यहाँ पे, तो डिस्ट्रेशन होता है थीसिस जिसको हम बोलते हैं, जो हम लोग पीएचडी करते हैं तो उस टाइम पे होती हैं ये। मीन्स हमें एक कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक लेना होता है, उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से उसकी डिटेल इकट्ठी करनी होती है और कुछ नया उसमें इंक्लूड करना होता है, और फिर अपनी जो थीसिस है उनको हम लोग सबमिट करवाते हैं पीएचडी में। तो वो कहते हैं कि अगर आप एक सिंगल वर्ड में अपना बोलना चाहें तो आप इनको बोल सकते हैं लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी फर्स्ट डॉक्टरल की जो मैंने फर्स्ट अपना डिस्टर्शन जो है वो जमा करवाए इटली में, तो एक मेरे प्रोफेसर ने क्या कहा, स्कॉलर लर्न्स ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, कि एक विषय के बारे में एक जो स्कॉलर है वो काफ़ी कुछ सीखता है। then they make a lot of false hypotheses। hypotheses क्या होती हैं, assumption होते हैं। assumption क्या होते हैं, अनुमान लगाना। then they correct them at the end। फिर वो क्या करते हैं, उसके बारे में गलत अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है उसमें कुछ गलतियां उनसे हो जाती हैं, वो उन गलतियों को सही करते हैं आखिरी में, और फिर जब उन गलतियों को सही करते हुए आखिरी में कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। अब बाकी सभी ऐसा करते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा कि को तुमने बिल्कुल उनसे अपोजिट किया है। आपने क्या किया कि जो स्टोरी की रिसर्च की जो स्टोरी है कि आपने कौन कौन सी गलतियां करी, कौन कौन सी जो है आपके सामने प्रॉब्लम्स आई, उनको भी आपने इंक्लूड कर दिया अपने वर्क के अंदर। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book। उसके बाद जो प्रोफेसर हैं अंबर्ट इको के जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे जाकर अपने डिस्टर्शन को जो है वो बुक के रूप में पब्लिश करवाना चाहिए। विच मीन ही अप्रिशिएटेड इट। इसका मतलब वो मेरे इस लिखने वाले तरीके की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की। अप्रिशिएट का मतलब होता है क्या, प्रेज करना। At the age of 22, I understood scholarly work should be written the way I had done। अब उसके बाद जो अंबर्ट इको है वो कहते हैं क्या कि जब तक मैं 22 साल का हो गया था तब तक मैं सिर्फ क्या समझता था, आई अंडरस्टूड स्कॉलरी वर्क शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि जिस तरीके से मैंने पहले जो वो लिखा था, जो वर्क के जो ट्रायल और एरर को इंक्लूड करते हुए लिखा था, उस समय तक मुझे लगता था कि जो बुक्स हैं वो शायद ऐसे ही लिखी जाती हैं। कैसे, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, यानी कि शोध की कहानी बताकर। दिस इज वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एक्सपेक्ट। और यही कारण है कि मेरे जो एसेज हैं वो एक बहुत नैरेटिव तरीके से, यानी कि बड़े रूप में लिखे जाते हैं, कोई छोटे एसेज नहीं होते हैं। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्ट राइटिंग नैरेटिव नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। और शायद यही कारण है कि मैंने जो अपने नॉवेल्स हैं लिखना इतनी देर से शुरू किया। इतनी देर से मतलब क्या कि लगभग 50 की उम्र में। थोड़ी बहुत कमियां ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत कमियां ज़्यादा मतलब 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, 53 हो सकता है, लेकिन लगभग 50 की उम्र में। I remember that my dear friend Ronald Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist। और मुझे याद है कि मेरा जो एक बहुत ही अच्छा दोस्त था रोनाल्ड बार्थ, वो सदा ये सोचकर हमेशा परेशान रहता था, ये सोचकर हमेशा निराश रहता था। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है क्या, डिसअपॉइंटेड। तो वो ये सोचकर हमेशा निराश रहता था कि वो एक एसेइस्ट है ना कि एक नॉवलिस्ट, यानी कि लोग जो है वो उसको एक एसेइस्ट के रूप में जानते हैं ना कि नॉवलिस्ट। यानी कि रोनाल्ड बार्थ्स जो है वो बनना क्या चाहते थे, नॉवलिस्ट बनना चाहते थे।
He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. कभी ना कभी कुछ ना किसी दिन तो ऐसा होता कि वो एक बहुत अच्छा नॉवलिस्ट वो बन सकता था मेरा दोस्त, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? रोनाल्ड बार्थ्स की। आई स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, आई हैड नथिंग टू डू वन। और उसके बाद वो जो अम्बर्टो इको हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने जो मेरे उपन्यासों में जो मेरी कहानी लिखी है वो क्या है कि मेरा सिर्फ ओके आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे कभी भी इस तरह की निराशा नहीं हुई। आई स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने तो एकदम मतलब एक्सीडेंट मतलब वो रोड वाला एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एकदम अचानक से ही एक दिन मैंने जो है वो नॉवल लिखना शुरू कर दिया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, आई हैड नथिंग टू डू वन डे सो आई स्टार्टेड। अब जो अम्बर्टो इको हैं वो कहते हैं कि देखो भाई एक दिन मेरे पास कुछ काम था नहीं करने के लिए, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ लिख लेता हूँ और मैंने नॉवल लिख दिए। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन। और नॉवल जो है वो क्या कि मेरी कहानी लिखने के शौक़ को भी मेरे क्या करता था, पूरा करता था, क्योंकि मैं कहानियाँ लिखना चाहता था, बहुत बड़ी कहानियाँ लिखना चाहता था, इसलिए उनके लिए सबसे बेटर तरीका क्या था कि नॉवल थे, यानी कि नॉवल में मैं अपने मन की काफ़ी सारी बातें लिख सकता था। मुकुंद इस पे क्वेश्चन करते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग ए फेमस academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. Spectacularly means क्या होता है यहाँ पे? It means क्या होता है? In a impressive manner. सिंपली आप लिख सकते हैं impressive manner. अब मुकुंद वापस से क्वेश्चन करता है कि ठीक है, यदि हम नॉवेल्स की बात कर ही रहे हैं तो आपकी जो नेम ऑफ द रोज जो बुक है उसके पब्लिकेशन के बाद आप एक शिक्षा शास्त्री की से आगे बढ़कर, यानी कि आप एक एकेडमिक प्रोफेशन वाले जो प्रोफेसर वाला जो प्रोफेशन है उससे भी आगे बढ़कर एक अजीब तरीके से, एक मिरेकली यानी कि चमत्कारी रूप से आप एकदम से फेमस हो गए। और यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 उपन्यास लिखे, जबकि कितने ही नॉन फिक्शनल वर्क आपने लिखे हैं, लगभग कम से कम 20 से भी ज़्यादा। अम्बर्टो इको कहते हैं 20 नहीं, कितने, लगभग 40 लिख दिए मैंने। मुकुंद कहते हैं ओवर 40। अमंग देम इज सैमुअल पीस, अमंग देम इज सैमुअल पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे जो सैमुअल है वो क्या है, न्यू एंड इम्पोर्टेंट, न्यू एंड इम्पोर्टेंट। ऑन सैमोकेट्स, सैमोकेट्स इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, जो चिन्ह होते हैं, जो लक्षण वाले चिन्ह होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ पीपल थ्रू साइंस एंड इमेजेस, यानी कि कम्युनिकेशन जो लोग इशारों से या फिर इस तरह से बातें करते हैं तो उसको जो कि पूरी तरह से, जैसे आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, समझ नहीं पाते हैं जो लोग, उनके लिए इस तरह से जो समझाने की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं सैमोकेट्स। But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? और उसके बाद मुकुंद कहता है ठीक है भाई 40 लिखी होंगी, लेकिन उनमें से जो आपने सैमोकेट्स लिखी है वो किस बारे में है, सैमुअल वर्क्स ऑफ सैमोकेट्स। बट आस्क मोस्ट पीपल कि आपने सैमोकेट्स भी लिखी है, लेकिन यदि हम लोगों से पूछे अम्बर्टो इको के बारे में तो लोग हमेशा आपके बारे में क्या कहते हैं कि अच्छा वो जो कि एक नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है, क्या ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती है? कौन पूछता है? अम्बर्टो इको पूछता है, किससे? मुकुंद से।
इस पे जो अम्बर्ट इको है वो आंसर देते हैं येस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। अम्बर्ट इको कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल परेशान करता है, लोग मेरे को सोचते हैं कि भाई ये नॉवलिस्ट है, मैं नॉवलिस्ट नहीं अपने आप को लोगों के सामने जो है पेश करना चाहता हूँ। मैं तो क्या चाहता हूँ कि लोग मुझे क्या समझें, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझे जो कि सिर्फ संडेज को नॉवल लिख दिया करता है। इट इज़ नॉट अ जोक, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स, कि मैं जो है वो मीटिंग भी कहाँ की अटेंड करता हूँ, जो अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं मैं उनको अटेंड करता हूँ। इट मीन्स क्या, जो शिक्षा से संबंधित जो सभाएं होती हैं मैं उनको अटेंड करता हूँ, ना कि पेन क्लब। पेन क्लब क्या, जहाँ पे जो राइटर्स वगैरह इकट्ठा होते हैं उनकी सभाओं को मैं कभी भी जो है ज्वाइन नहीं करता, उनकी सभाओं में मैं कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। यानी कि मुझे एक प्रोफेसर कहलाना और एक प्रोफेसर बन के रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को जो है शिक्षा से संबंधित समाज के साथ जोड़ता हूँ। बट ओके इफ़ दे यहाँ पे दे जो है वो लिखा हुआ है, किसके लिए हमने यूज़ किया है, मोस्ट पीपल, कि ज़्यादातर लोग हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, लाफ एंड श्रग्स। उसके बाद आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस। लेकिन ठीक है कि यदि लोग मुझे जो है वो मेरे यदि उपन्यास ही पढ़ते हैं हंसते हुए और अपने कंधों को एकदम से ऊपर करते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर मैं बहुत अधिक ऑडियंस तक पहुँचता हूँ। I cannot expect to have million readers with stuff of Samokids। और मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, इस बात की मुझे आशा भी नहीं थी कि सैमोकिड्स जैसी बुक पे भी मुझे कम से कम 10 जो मिलियन है यानी कि 10 लाख रीडर्स मुझे मिल जाएंगे, ऐसी मैंने कभी आशा की नहीं थी। इस पे मुकुंद कहते हैं कि ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन यही है क्या, कि उसने कहा कि भाई मुझे तो आशा ही नहीं थी। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यह बात मुझे मेरे अगले प्रश्न तक ले आती है क्या, द नेम ऑफ द रोज इज़ वेरी सीरियस नॉवल। जो नेम ऑफ द रोज है वो बहुत ही सीरियस नॉवल है। इट इज़ ए डिटेक्टिव यार्न। डिटेक्टिव मीन्स क्या, कि जो जासूसी हम जिसको बोल देते हैं, यार्न मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नॉवल, कि ये एक तरह का जो है एट वन लेवल बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स। लेकिन पहली बात तो क्या ये कि जो नेम ऑफ द रोज़ है वो एक तरह से क्या लगती है, जासूसी जो नॉवल है वो लगता है, लेकिन दूसरे स्तर पर हम देखें तो ये कैसा लगता है कि मेटाफिजिक्स डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, यानी कि अलौकिक संसार। मेटाफिजिक्स क्या होता है, यानी कि जो इस भौतिकवादी संसार से बहुत दूर है। थियोलॉजी जो धर्मशास्त्र से जो धर्म के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, और मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल का जो इतिहास है उन सब से जुड़ा हुआ है। क्या, द नेम ऑफ द रोज, यानी नेम ऑफ द रोज के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। डिटेक्टिव टाइप का नॉवल लगता है, मेटाफिजिक्स टाइप का नॉवल लगता है, थियोलॉजी भी उसके अंदर इंक्लूड है, और मेडिवल हिस्ट्री भी उसके अंदर इंक्लूड है। किसके अंदर, द नेम ऑफ द रोज के अंदर। येट इट एंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस। वेर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, कि जो मुकुंद है वो यहाँ पे पूछते हैं क्या, कि क्या अभी कभी आपको लगता है कि जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा नेम ऑफ द रोज़ को पसंद कर रहे हैं, क्या इस बात को लेकर आपको हैरानी नहीं होती कि लोग जो है वो इतनी सारी चीज़ें एक ही नॉवल में इंक्लूड की गई है और फिर भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो अम्बर्ट इको इस पे आंसर देते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, कि मैं पजल नहीं होता हूँ। कौन पजल हो सकते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो शायद पजल हो सकते हैं। और मुकुंद भी कौन है, एक जर्नलिस्ट ही तो है, तभी तो वो इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे आया है। एंड समटाइम पब्लिशर्स, शायद हो सकता है कई बार जो पब्लिशर्स है शायद वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक थ्रैश। थ्रैश क्या होता है, ईजी स्टफ जो होता है उसको हम बोलते हैं। एंड डू नॉट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। कंसिडर देयर आर 6 billion people on this planet
उसके बाद अम्बर्ट इको इसको पूरे एग्जाम्पल के साथ में समझाते हैं कि देखो भाई जर्नलिस्ट इससे परेशान हो सकते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या मतलब पजल नहीं हो जाते हैं लोग, या लोग क्यों इस तरह की किताबों को पसंद करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो पब्लिशर्स है, जर्नलिस्ट है, वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन अम्बर्ट इको कहते हैं मैं कभी परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पब्लिशर्स, जो जर्नलिस्ट है या जो पब्लिशर्स है, उनका मानना क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको सिर्फ जो इजी वाला स्टफ़ है वही शायद उनको पसंद आता है। डिफ़िकल्ट टाइप की रीडिंग जो है, डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस यानी कि गंभीर अध्ययन का जो अनुभव है वो उन्हें पसंद नहीं है। किसको? ऑडियंस को। ये बात कौन सोचते हैं? जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स सोचते हैं। यानी कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को लगता है कि लोगों को बस आसान आसान चीज़ें पढ़ना पसंद है, डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है। उसके बाद जो अम्बर्ट इको वे एग्जाम्पल देते हैं, कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, द नेम ऑफ द रोज सोल्ड between 10 to 15 million copies. So in a way I reached only a, कि सोचो कि इस पूरे प्लैनेट पर कितने लोग रह रहे हैं? कम से कम 6 जो बिलियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि 6 अरब लोग इस धरती पर, इस प्लैनेट पर रह रहे हैं। द नेम ऑफ रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज, लेकिन नेम ऑफ द रोज की सिर्फ कितनी कॉपियाँ बिकी हैं? 10 से 15 लाख कॉपियाँ ही सिर्फ बिकी हैं। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल percentage of reader, but it is exactly these kind of readers who do not want easy experience. लेकिन मैं फिर भी सिर्फ जो है सिर्फ 10 से 15 लाख लोगों तक ही पहुंचा हूं, यानी कि एक छोटे से प्रतिशत तक, क्योंकि उसने बताया कितना? 6 बिलियन, और 6 बिलियन में से सिर्फ मैं कहाँ तक पहुंच पाया हूँ? 10 to 15 मिलियंस तक ही, लाख तक ही मैं पहुंच पाया हूँ। और एक तरह से ये बहुत ही कम परसेंटेज है रीडर्स की, बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि जो यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, उनको डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना पसंद है, इजी चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है। उसके लिए भी अम्बर्ट इको एग्जाम्पल देते हैं। I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoyed it and I need it, but not all day. यहाँ पे जो अम्बर्ट इको है वो एग्जाम्पल देते हैं कि सोचो भाई रात के टाइम पे मैं डिनर करता हूँ, डिनर के बाद में 9 बजे मैं टीवी देखता हूँ। टीवी में मैं 2 मेरे जो फेवरेट एपिसोड हैं मैं उनको देखता हूँ। मियामी वाइस ये जो नाम है एक एपिसोड का, और दूसरे एपिसोड का नाम है एमरजेंसी रूम। मैं इनको काफ़ी पसंद करता हूँ और मुझे इनकी ज़रूरत भी होती है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन सारे दिन नहीं। इसका मतलब ठीक है हम टाइम टाइम पर जो है कुछ चीज़ें जो है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जो है करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे हम पूरे दिन ही फ़ोन चलाते रहे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ख़राब हो सकता है। इसी तरह से अम्बर्ट इको कहते हैं यहाँ पे कि जो रीडर्स हैं, अब उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया कि वो यहाँ पे कहना चाहते हैं भाई जो रीडर्स हैं ना, वो रीडर्स भी क्या कि हमेशा ही उनको इजी पसंद आए ये कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी वो डिफ़िकल्ट चीज़ें भी पढ़ना चाहते हैं। और शायद यही कारण है किसके पीछे, नेम ऑफ द रोज के फेमस होने के पीछे। नेक्स्ट, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that क्या उस उपन्यास की सफलता का संबंध इस वास्तविकता से भी, इस तथ्य से भी हो सकता है कि मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकाल की अवधि में के विषय के बारे में है, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इसमें कुछ इंक्लूड किया गया है, तो क्या इस वजह से भी नेम ऑफ द रोज फेमस हो गई है? अम्बर्ट इको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है भाई ऐसा संभव हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन। जैसे कि हम देख रहे हैं बार बार वो हर चीज़ के लिए पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद मुकुंद को समझा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने खाली टाइम पे क्या कर लेता हूँ, नॉवेल्स लिख लेता हूँ, तो इस पर भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया एटम वाला। उसके बाद उन्होंने कहा क्या,
अभी जो ऊपर उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे मैं अपने आप को जो है फ्रेश करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या कर लेता हूँ, माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि बीच में थोड़ा बहुत मैं टीवी देख लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर टाइम पे। इसमें ये वो इस एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि भाई जो रीडर्स हैं उनको डिफ़िकल्ट स्टफ भी पढ़ना पसंद है। तो इस पे जो अम्बर्ट इको कहते हैं कि भाई हो सकता है इसके पीछे ये कारण हो कि मैंने इसमें मेडिवल हिस्ट्री के कुछ एक्सपेक्ट को ऐड किया है। लेकिन एक मैं तुम्हें दूसरी कहानी और सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर जो है वो किसी समझदार चीनी व्यक्ति की तरह कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। My American publisher said, while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral. कैथेड्रल क्या होता है? मेन चर्च ऑफ एन एरिया, यानी कि किसी भी जगह का जो मेन मंदिर या गुरुद्वारा जो होता है, धर्मपीठ जो होती है, उसको हम बोलते हैं। और स्टडीज लैटिन कि अम्बर्ट इको कहते हैं कि जब मेरी जो अमेरिकन प्रकाशक थी, जो पब्लिशर थी, तो हालांकि उसे मेरी बुक तो पसंद आई थी, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जहाँ पे कि जो लोग हैं वो कैथेड्रल के बारे में, जिन्होंने कभी कैथेड्रल को देखा नहीं है या कभी लैटिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो यहाँ तुम्हारी 3,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकने की आशा नहीं है। So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. अब मैंने 3,000 कॉपियों के लिए सिर्फ एडवांस जमा करवाया, लेकिन उसके बाद कितनी कॉपियाँ बिक गई? उसकी लगभग 3,000 कॉपियाँ वहाँ पे लगभग 2 और 3 मिलियन, यानी कि 2 या 3 लाख जो कॉपियाँ हैं वो वहाँ पे बिक गई। कहाँ पे? US में। A lot of books have written about the medieval past far before mine. और उसके बाद जो अम्बर्ट इको है वो कहते हैं कि इससे पहले भी मेडिवल पास्ट के बारे में काफ़ी सारी किताबें मेरे से पहले लिखी जा चुकी हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ बुक इज़ ए मिस्ट्री। और मुझे लगता है, मेरा ऐसा विचार है कि इस किताब की जो सफलता है वो एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। कोई इसके बारे में, प्रेडिक्शन क्या होता है? भविष्यवाणी की। कोई इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier or 10 years later, it would have been the same. Why it work at the time is a mystery. उसके बाद जो अम्बर्ट इको कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यदि मैं द नेम ऑफ द रोज़ को 10 साल पहले या 10 साल के बाद लिखता तो शायद ये इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो सकती थी। और उस समय ऐसा क्यों हुआ, ये बात एक रहस्य है। यानी कि कैसे नेम ऑफ द रोज़ एकदम से सफल हो गई इतनी, तो ये बात मैं कह नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये कंप्लीट होता है। और हैव ए नाइस डे।